हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड प्राइमरी डीलर्स, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने शेड्यूल्ड बैंकों के बारे में सब पढ़ लिया है, नॉन कमर्शियल बैंकों के बारे में सब पढ़ लिया है। ठीक है, नॉन बैंक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनबीएफसी के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनबीएफसी, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो इट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो इट इज़ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि एनबीएफसी जो है वो कौन से एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड की जाती हैं, तो उसका आंसर होगा कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, दीज कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन, यानी कि ये लोन भी प्रोवाइड करती हैं, एंड एडवांसेस ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करती हैं, एक्वाइजेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स को एक्वायर करती हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ इश्यूड बाई गवर्नमेंट और पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। किसी भी कंपनी के द्वारा, ठीक है, किसी भी पब्लिक कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जारी किए जाते हैं, ये उनको भी, उनमें भी निवेश करती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। यानी कि देखो, यहाँ से एक बात पता चल रही है कि ये जो डिमांड डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट, उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ठीक है, हाँ, टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं। टर्म डिपॉजिट लाइक एफडी, ठीक है, तो ये उसको एक्सेप्ट करती हैं। तो सपोज अगर आपको एनबीएफसी में पैसे डिपॉजिट करने हैं तो आप करा सकते हैं, बट एज अ टर्म डिपॉजिट, नॉट अ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये यहाँ पर ओपन नहीं होंगे। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होंगे। हाँ, टर्म डिपॉजिट में आप एफडी आरडी करा सकते हैं, जो मिनिमम आप 12 मंथ्स के लिए करानी होगी और मैक्सिमम आपको 60 मंथ्स के लिए करानी होगी। ठीक है, यानी कि 5 ईयर के लिए करानी होगी। देखो, मेंशन है नीचे, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। जो एनबीएफसी होती है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है डिपॉजिट इन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, एक होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी एंड आरडी, एफडी एंड आरडी। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म हमने देख ली। एनबीएफसी रजिस्टर्ड कहाँ होती है, कंपनीज एक्ट 1956 में। वो काम क्या करती हैं, लोन में और शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनमें इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं। क्या एक्सेप्ट नहीं करती हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। क्या एक्सेप्ट करती हैं, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ तक हमने सब देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। देखिए, जैसे आपने एसबीआई में कोई अकाउंट को ओपन कराया तो वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिलता है। ठीक है, वहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है, अपनी चेक बुक भी मिल सकती है। बट एनबीएफसी जो होती हैं वो पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट नहीं होती हैं, इसीलिए ना वो चेक बुक जारी कर सकती हैं, ना डेबिट कार्ड जारी कर सकती हैं, और ना ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती हैं। क्लियर है? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, DICGC facility not available for the depositor of NBFC। देखिए, मान लीजिए आपने किसी भी NBFC में कुछ पैसा डिपॉजिट किया। मैंने बताया था आप टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं। सपोज आपने कोई एफडी खुलवाई, ठीक है, और जिस NBFC में आपने वो एफडी ओपन कराई है, वो NBFC कुछ टाइम बाद मान लीजिए बंद हो गई। ठीक है, किसी रिस्क के चलते वो बंद हो गई, तो आपका जो पैसा है उस पैसे को रिटर्न करने के लिए जो आरबीआई की तरफ से DICGC फैसिलिटी मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। DICGC क्या होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक इंश्योरेंस फैसिलिटी है जो कस्टमर्स को बैंक में जमा पैसे के ऊपर दी जाती है, बट एनबीएफसी में ये अवेलेबल नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट,
दे डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस। ठीक है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, इनके पास कंपनी लाइसेंस होता है, याद रखना है। और जब इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता तो इनको सीआरआर भी मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, इनको कोई भी सीआरआर मेंटेन नहीं करना है। हाँ, इनको एसएलआर मेंटेन करना है, इनको एसएलआर मेंटेन करना है, बट एसएलआर भी उन्हीं को मेंटेन करना है जो एनबीएफसी क्या है, डिपॉजिट टेकिंग है, जो एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, जो एनबीएफसी कस्टमर से डिपॉजिट लेती हैं, उनको ये मेंटेन करना है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर किसी भी एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, बट भारत में जितनी भी एनबीएफसी हैं बट रजिस्टर्ड विद आरबीआई, उनको आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक? बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है बट अपना बिजनेस चलाने के लिए, रन करने के लिए उनको आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आरबीआई के साथ भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बट ये रजिस्ट्रेशन उनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, मिनिमम कैपिटल ₹2 करोड़। ठीक है, देखिए, एक तो आरबीआई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दूसरा इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट, और कितनी कैपिटल के साथ? 2 करोड़ की कैपिटल के साथ। तो अगर कोई भी एनबीएफसी अपना बिजनेस रन करना चाहती है तो उसको आरबीआई एज वेल एज कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और उसके पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 2 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट 108 एनबीएफसी आर डिपॉजिट टेकिंग। वर्तमान में 108 एनबीएफसी हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डिपॉजिट सिर्फ कौन सा? टाइम डिपॉजिट, यानी कि क्या तो वो एफडी ओपन कर सकती हैं या फिर वो आरडी ओपन कर सकती हैं। ठीक है, फॉर 1 ईयर एंड 5 ईयर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है जिसमें आप एफडी या आरडी ओपन करा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसल नॉर्म्स, बैंकों के लिए एक नियम है जिसको बोलते हैं बेसल नॉर्म्स, ओनली फॉर एनबीएफसी डी। यहां डी का मतलब है डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, तो देखिए, बेसल नॉर्म सिर्फ उन्हीं एनबीएफसी पर लागू होगा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। एंड एनबीएफसी एनडीएसआई, अगर वो नॉन डिपॉजिट हैं बट एज वेल एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वो होती हैं जिनकी कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ठीक है, देखिए समझिए, बेसल नॉर्म्स क्या है? बैंकों के लिए एक नियम है, ये उन एनबीएफसीज पर लागू होता है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, एज वेल एज उन पर भी लागू होगा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट उन एनबीएफसीज को बोला जाता है जिनकी कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो अगर किसी भी एनबीएफसी की कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, चाहे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हो या ना करती हो, लेकिन अगर कोई एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उन दोनों को ही ये बेसल का नियम मानना होगा, उन दोनों को ही ये बेसल का नियम मानना होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती हैं उनकी कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा। क्लियर है? एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग है वो भारत में भी कितनी है? 108 है, 108। ठीक है, नेक्स्ट, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, ऐसी एनबीएफसी जो हाउसिंग फाइनेंस के फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूं, डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डीएचएफएल। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करती है। ठीक है, तो अब इनको भी क्या मिल गई है? सारफेसी पावर मिल गई है, सारफेसी पावर मिल गई है। क्लियर है? मान लीजिए डीएचएफएल ने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लोन दिया है, और जिस रियल इस्टेट कंपनी को लोन दिया था अब वो रिटर्न नहीं कर रही है, तो उससे अपना रिटर्न निकलवाने के लिए एनबीएफसी सारफेसी पावर का यूज कर सकता है। ठीक है, सारफेसी क्या है इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस समझ लीजिए ये एक कानून है जिसके तहत जो लोन है उसकी रिकवरी की जाती है।
क्लियर है यहाँ तक? ओके नेक्स्ट, आरबीआई हैव सेपरेट ओम्बड्समैन। मान लीजिए आपको किसी भी एनबीएफसी से कोई शिकायत है, ठीक है, तो जब बैंकों से आपको शिकायत होती है तो आप एक बैंकों के लिए बैंकिंग लोकपाल होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन, वहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको किसी भी एनबीएफसी डी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं उससे आपको कोई शिकायत है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं ओम्बड्समैन की, ठीक है। ओम्बड्समैन होता है शिकायत अधिकारी हमारा, ठीक है। तो आरबीआई है सेपरेट ओम्बड्समैन फॉर एनबीएफसी, बट अभी ये स्टार्टिंग किया गया है, स्टार्टिंग फॉर एनबीएफसी डी फ्रॉम 2018, फ्रॉम 2018। ओम्बड्समैन क्या होता है? जिसके पास हम शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। ये बैंकों के लिए भी होता था, बैंकों के लिए तो पहले से ही होता था, एनबीएफसीज के लिए नहीं होता था, बट 2018 से एनबीएफसी डी के लिए शुरू किया गया है। डी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2010 में आरबीआई क्रिएट न्यू कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। 2010 में आरबीआई ने एनबीएफसी की एक नई कैटेगरी बनाई जिसको बोला गया एमएफआई। एमएफआई का मतलब है यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और ये जो नई कैटेगरी बनाई गई इसके लिए सिफारिश की गई थी वाई.एच. मालेगम कमेटी, वाई.एच. मालेगम कमेटी, वाई.एच. मालेगम कमेटी। और एमएफआई का जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? गिव लोन टू पुअर फैमिलीज, जो गरीब परिवार हैं उनको ये लोन प्रोवाइड कराएगी और ये विदाउट कोलेट्रल होगा, इसके लिए कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये लोन उन्हीं फैमिलीज को दिया जाएगा जिनकी इनकम मैक्सिमम अर्बन एरियाज में 2 लाख है, ठीक है, और रूरल एरियाज में 1.25 लाख है। देखिए आई रिपीट, 2010 में आरबीआई ने एनबीएफसी की एक नई कैटेगरी बनाई जिसको बोला गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और इनको बनाया गया वाई.एच. मालेगम कमेटी की सिफारिश पर। इनका काम क्या है? ये लोन प्रोवाइड करेंगे पुअर फैमिलीज को जो विदाउट कोलेट्रल होगा। कोलेट्रल मतलब उसके लिए आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, बट उसकी कंडीशन ये है कि उस फैमिली की जो इनकम है अगर वो अर्बन एरियाज़ में रहती है, यहाँ यू का मतलब है अर्बन एरियाज़ में, तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए। लेकिन अगर वो रूरल एरियाज़ में रहती हैं तो उनकी जो इनकम है वो 1.25 लाख होनी चाहिए मैक्सिमम। और उनको जो मैक्सिमम लोन मिल सकता है वो 1 लाख से लगाकर 1.25 लाख तक का मिल सकता है। 1 लाख टू 1.25 लाख तक का लोन मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ एनबीएफसी, टाइप ऑफ एनबीएफसी। तो एनबीएफसी कितने टाइप की होती हैं? देखो, एक होती है एसेट फाइनेंस कंपनी, ठीक है, एसेट फाइनेंस कंपनी, ठीक है। देखिए ये टाइप ऑफ कंपनी बस आपको याद रखना है कितने टाइप की होती हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज है, क्या बिजनेस है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बस आपको इनके टाइप पता होने चाहिए, ठीक है। एसेट फाइनेंस कंपनी, फिर होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है जो इन्वेस्टमेंट करती है। फिर होती है लोन कंपनी, लोन प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, कोई भी रोड बन रहा है, कोई भी ब्रिज बन रहा है तो उसमें उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए फाइनेंस करती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखिए मैंने आपको बताया था सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ऐसी जिनके पास 500 करोड़ या उससे ज़्यादा की कैपिटल है। तो ये बड़ी एनबीएफसीज होती हैं जो कंपनी के एकदम डायरेक्ट कोर में निवेश करती हैं। कोर से मतलब है उसके डायरेक्ट शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में निवेश करती हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। देखिए डेप्ट फंड का मतलब होता है यहाँ पर जो, देखिए आप किसी भी कंपनी के, मान लीजिए आपने बॉन्ड्स खरीद लिए हैं, बॉन्ड्स, तो जब आप उस कंपनी के बॉन्ड्स खरीदेंगे तो उसके बदले आप उसको क्या देंगे? पैसा देंगे। तो एक तरीके से जो आपने पैसा दिया वो डेप्ट फंड कहलाएगा, डेप्ट फंड कहलाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट उसको पैसा दे दें एज अ लोन और उसके बदले कोई भी बॉन्ड्स ना खरीदें तो वो लोन होगा, बट जब आप बॉन्ड्स खरीद के पैसा देते हैं तो वो डेप्ट फंड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिनके बारे में हमने अभी आप पढ़ा पीछे, एनबीएफसी फैक्टर, और एनबीएफसी एमजीसी मॉर्टगेज गारंटी कंपनी। मॉर्टगेज का मतलब होता है जहां पर आप गिरवी रख के लोन लेते हैं। सपोज मॉर्टगेज होती हैं ऐसी एसेट्स जो मूव नहीं कर सकती। सपोज आपने अपना घर गिरवी रखा है, तो यहाँ पर आपका हाउस बोला जाएगा मॉर्टगेज। आपने अपने हाउस को गिरवी रख के लिया है, तो ऐसी कंपनी जो आपका घर, बिल्डिंग, आपकी कंपनी, आपकी मशीन्स, इनको गिरवी रख के लोन देती हैं, वो होती हैं एनबीएफसी एमजीसी। तो ये हमारा टाइप ऑफ एनबीएफसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था कि एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, एज वेल एज जो एनबीएफसी हैं वो एनआरआई से भी डिपॉजिट नहीं ले सकती है। क्लियर है यहाँ पर। और जो एनबीएफसी हैं उनको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 45 क्लोज ए ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अगर आपसे पूछा जाए कि एनबीएफसी को आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो उसका आंसर होगा अंडर सेक्शन 45 क्लोज ए ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा एनबीएफसी के बारे में। अब इसी चैप्टर में कुछ थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी डीलर्स। देखिए प्राइमरी डीलर्स क्या होता है। दे डील इन प्राइमरी मार्केट। आप लोगों ने सुना होगा दो तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो फ्रेश सिक्योरिटीज होती हैं, ऐसी सिक्योरिटीज जो आज से पहले कभी भी सेल या परचेज नहीं की गई, फ्रेश सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी फ्रेश सिक्योरिटी जारी करती है तो उसके लिए मार्केट होती है प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो दे डील इन प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली बाय फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम आरबीआई ई कुबेर प्लेटफॉर्म। देखिए भारत सरकार की जो सिक्योरिटी है उनको बोला जाता है जीसैक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और भारत सरकार की जितनी भी सिक्योरिटी हैं उनको सेल्स और परचेज करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। और जैसे आप लोगों को सपोज मान लीजिए सब्जियां लेने जाना है, तो आप पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं मंडी, वहां पर आप लेने जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना है तो वो आपको आरबीआई से मिलेंगी, लेकिन उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं ई कुबेर प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन होता है ये, यहाँ से आपको ये मिल जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ई कुबेर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर लेते हैं एंड सेल इट इन द सेकेंडरी मार्केट, और उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, उसी से ही प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये प्राइमरी डीलर्स होते हैं। भारत में इस समय टोटल कितने प्राइमरी डीलर हैं, 21 प्राइमरी डीलर लाइसेंस्ड बाय आरबीआई। तो भारत में वर्तमान में टोटल 21 प्राइमरी डीलर्स को लाइसेंस मिला हुआ है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो पहले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते थे वो तीन तरह के कहे जाते थे, बैंक, नॉन बैंक एंड डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट 1998 में एम नरसिम्हम जो कमेटी बनी थी बैंकिंग रिफॉर्म के ऊपर, उसने दो ही कैटेगरीज बोला। ठीक है, यानी कि अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं लेकिन उनकी कैटेगरी नहीं होती है। अब सिर्फ दो ही तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ दो ही तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, या तो बैंक या नॉन बैंक। बट पहले तीन होते थे, पहले डीएफआई भी कैटेगरी में आता था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट नहीं, अब ये नहीं रहे हैं। 1998 के बाद से ये कैटेगरी खत्म कर दी गई है। देखिए नहीं रहेगा मतलब यहाँ पर है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बट ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1948 में पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन किया गया, आईएफसीआई। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लेना 1955 में, फिर 1955 में एक और, फिर 1965 में आईडीबीआई आया, फिर 2006 में आईआईएफसीएल आया। ठीक है, बट अभी प्रेजेंट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2021 करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, 2021 में सरकार ने NABFID 2021 में सरकार ने NABFID बिल पास किया। ठीक है, 2021 में, और बोला गया कि नया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन किया जाएगा जिसे बोला जाएगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट।
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। NABFID, इसका बिल 2021 में पास किया गया। देखिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट 2021-22 में अनाउंस किया कि 20,000 करोड़ की कैपिटल के साथ NABFID को खोला जाएगा। नैपफिड हम इसको बोल सकते हैं, नैपफिड को खोला जाएगा। ये जो नैपफिड होगा विल गिव लोन वर्थ ₹5 लाख करोड़ इन 3 ईयर्स। अगले 3 साल में ये 5 लाख करोड़ रुपए तक के लोन प्रोवाइड कराएगा। अगले 3 साल में ये 5 लाख करोड़ तक के लोन प्रोवाइड कराएगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फंडिंग करना है, किसको? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखिए किसी भी देश को डेवलप करने के लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, तो उसी के लिए सरकार ने NIP को लॉन्च किया था। बट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें फंड चाहिए, और उसी फंडिंग को पूरा करने के लिए सरकार किसको स्थापित कर रही है? नैपफिड को। कितनी कैपिटल के साथ? 20,000 करोड़ की कैपिटल के साथ, जो अगले 3 साल में कितना लोन प्रोवाइड कराएगा? 5 लाख करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, देखिए ये क्या होता है? आपने सुना होगा साहूकार, साहूकार, ठीक है। तो साहूकार क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो गांव में लोन देते हैं, ठीक है, बैंकों से अलग, बट इनको बोला जाता है इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। ये गांव में दबंग व्यक्ति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, आपको पैसा दे देंगे विदाउट KYC, विदाउट आधार कार्ड, ठीक है। हो सकता है आपसे गोल्ड वगैरह कुछ गिरवी रखवा लें, आपकी ज़मीन आपको गिरवी रखवा लें, बट इन सबको बोला जाता है इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर था इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आज वो कंप्लीट हो गया है। आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर आप RBI से लगाकर NBFC तक, प्राइमरी डीलर्स तक, ये सारा 1 by 1 वीडियोस में देख सकते हैं। आपका पहला चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।